हेलो साथियों, एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम साथियों विश्व का इतिहास जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो भी वर्ल्ड हिस्ट्री है ये उसका पार्ट 1 है। इसमें साथियों हम 3 पार्टों में इसको डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है, उसके बाद 2 और उसके बाद 3rd पार्ट आएगा। इस प्रकार से इसमें 3 पार्टों में हम वर्ल्ड हिस्ट्री है उसके मेन जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर जिस साथी ने हमारे चैनल सनाया एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं करा है, कृपया करके आपसे गुजारिश है पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो जिस ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं उसमें शेयर करें। तो बढ़ते हैं हम पहले पर्सन की तरफ। तो साथियों आज का हमारा पहला पर्सन है, लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है, क्योंकि ये रात के समय लैंप के सहारे मरीजों की सेवा करती थी। एक नर्स थी, इसलिए इसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। इसी के याद में वर्ल्ड नर्स डे भी हम मनाते हैं। तो याद रखना फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और जो वर्ल्ड नर्स डे या इंटरनेशनल नर्स डे जो मनाते हैं, मैं पहले बता रहा था आपको, तो वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसको मनाते हैं। ठीक है, याद रखना फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सरोजिनी नायडू जो भारत की पहली महिला राज्यपाल रही हैं वो सरोजिनी नायडू रही हैं, और इनको भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था? तो जो डेजर्ट फॉक्स नाम रखा गया था वो रखा गया था रोमेल का। रोमेल को डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता था। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है हमारा वो 1939 से 45 के बीच में हुआ है। ठीक है, याद रखना। और उसमें जो डेजर्ट फॉक्स थे जर्मन जनरल, उनका जो नाम रोमेल था। ठीक है, रोमेल डेजर्ट फॉक्स को कहा जाता है। और जर्मन इतिहासकार ने जो जर्मन इतिहासकार हुए हैं हैंस एडोल्फ जैकब्सन ने इसको रोमेल को डेजर्ट फॉक्स नाम दिया था। किसने? हैंस हैंस एडोल्फ जैकबसन ने इसको डेजर्ट फॉक्स नाम दिया था रोमेल को। प्रश्न नंबर 3, स्वतंत्रता समानता एवं भाईचारे का नाम निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? जो स्वतंत्रता समानता और भाईचारा है ये हमारे संविधान में भी है। ये हमने कहाँ से लिया है? तो ये लिया हमने फ्रांस की क्रांति से। कहाँ से? फ्रांस की क्रांति से हमने लिया है। तो जो फ्रांस की क्रांति हमें देखने को मिली है वो 1789 को हमें देखने को मिली है। ठीक है साथियों, जो मुख्य घटना हुई है फ्रांस की क्रांति 1789 हुई। वो उस समय वहाँ के राजा लुई 16वें थे। लुई 16वें वहाँ के राजा थे, और समानता स्वतंत्रता और भाईचारे का नारा जो फ्रांस की क्रांति हुई उसमें दिया गया था। ठीक है, तो याद रखना ये हो गया हमारा। रूस की क्रांति हमें 1917 में देखने को मिलती है, रूस की क्रांति। और अमेरिका की हम अभी डिस्कस करेंगे 1776 में इसकी क्रांति हमें देखने को मिली। तो याद रखना फ्रांस की क्रांति 1789, इसमें समानता स्वतंत्रता और भाईचारे का जो शब्द है ये यहाँ से लिए गए, और भारतीय संविधान में भी ये शब्द फ्रांस की क्रांति या फ्रांस से लिए गए हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। इनमें से मेल बिठाइए। जो ये शीत युद्ध है, ठीक है, ये धर्म युद्ध है, दीर्घकालीन प्रयाण है और रूसी क्रांति है। ठीक है, तो याद रखना इसमें 1 मिनट, हाँ थोड़ा
अब सारे ऑप्शन इसमें दिख रहे हैं। जो साथियों शीत युद्ध हुआ था, वो शीत युद्ध हुआ था 1 4, ये हुआ था यूएसएसआर, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, यानी कि रूस के बीच ये युद्ध हुआ था। ये युद्ध एक युद्ध नहीं होकर ये पावर शक्ति हासिल करने की एक होड़ थी, ठीक है, शीत युद्ध। तो याद रखना शीत युद्ध किससे संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 से। शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ यानी कि वर्तमान में रूस के बीच हुआ था। धर्म युद्ध बात करते हैं, धर्म युद्ध करता, धर्म युद्ध आ जाएगा, धर्म युद्ध करता, B3 हो जाएगा, ठीक है। धर्म युद्ध करता। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, तो वो 2 हो जाएगा। और दीर्घकालीन प्रयाण इसका बच गया माओ चीन से, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। 4 का ए, इसका मैं एक बार देख लेता हूँ, 4 का ए हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी, ऐसे 4 का ए हो गया, 4 हमारा ए में हो गया। बी का 3 हो गया, 3B, ठीक है। और 2D और 1C इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम ऑप्शन में देख लेते हैं, इसके ऑप्शन जो दे रखे हैं। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ये पहले का B3, 1C और 2D, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो शीत युद्ध से था कि जिसमें शक्ति हासिल कर पावर करने की होड़ मची हुई थी। किस राजवंश के शासनकाल में चीन की जो महान दीवार है, चीन की जो ग्रेट वॉल है, महान दीवार है, उसका निर्माण हुआ? एक्चुअली में क्या हुआ था साथियों, चीन की जो महान दीवार है इसका निर्माण करवाया था किनसी ने। किसने? किनसी हुआंग ने। किनसी, इसका पूरा नाम था किनसी या कुनसी हुआंग। इस किनसी हुआंग ने हुनों के आक्रमण से बचने के लिए चीन की जो महान दीवार है उसका निर्माण करवाया था, ठीक है। और ये जो किनसी हुआंग हैं ये साथियों चिन राजवंश से बिलोंग करते हैं। किससे? चीन से। तो इसका ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर नाम पूछ ले किस शासक ने करवाया था, किनसी हुआंग ने। और अगर इसके राजवंश पूछ लें तो इसका राजवंश हो जाएगा चीन। और पूछ लें किन सी हुआंग, इसके हुआंग उस समय का शासक था। और किससे बचने के लिए करवाया? तो हुनों से बचने के लिए इसका निर्माण करवाया। अब कब करवाया? तो 221 ईस्वी पूर्व में इसका निर्माण कराया, 221 ईस्वी पूर्व में। तो इस प्रकार बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 6 की तरफ। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? साथियों दूसरा विश्व युद्ध चला हमारा 1939 से 45 तक। और 45 में साथियों जो जापान है, जापान की जो 2 शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी, उस पर 2 बम गिराए गए अमेरिका के द्वारा, जो एक न्यूक्लियर पावर बम थे। और उसी के कारण उसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तो जो पहला आक्रमण करा था, जो पहला बम गिराया था साथियों, वो गिराया था हिरोशिमा पर। पहला जो बम गिराया था वो गिराया था हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, 6 अगस्त 1945 को। तो याद रखना 6 अगस्त 1945 को पहला गिराया। और दूसरा जो साथी बम गिराया था वो गिराया था 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1945 को, ठीक है। पहला गिराया था हिरोशिमा पर, दूसरा गिराया था नागासाकी पर, ठीक है। और दूसरे जो बम न्यूक्लियर परमाणु बम के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो याद रखना पहला बम कहाँ गिराया? हिरोशिमा पर, ठीक है। दूसरा गिराया नागासाकी पर। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। किसने? कोलंबस ने। और अब बात कर लेते हैं भारत की, तो वास्को डी गामा 1498 में। और साथियों केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत आया था।
कालीकट के बंदरगाह पर ये आया। जोमिरिन उस समय का हिंदू शासक था, उसने इसका भव्य स्वागत किया था। तो ये हो गया। तो कोलंबस इसने अमेरिका की खोज करी थी 1492 में, भारत की करी थी 1498 में, अमेरिका की करी थी 1492 में। याद रखना। एक्चुअली में क्या हुआ था, जो कोलंबस तो एक्चुअल में भारत आना चाहता था और वास्को डी गामा अमेरिका जाना चाहता था, लेकिन ये उल्टा हो गया मैप के कारण। तो कोलंबस उत्तरी अमेरिका पहुंच गया और वास्को डी गामा भारत आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं पर्सन नंबर नेक्स्ट की तरफ। पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो, पहले तो जो ये पाब्लो पिकासो हैं, ये बहुत बड़े पेंटर है ना, चित्रकार। मैं एक बार बता देता हूँ, चित्रकार, लेखक और मूर्तिकार। ठीक है, ये चित्रकार, लेखक और मूर्तिकार रहे हैं, पहली बात। और दूसरा, इनका जो संबंध देखने को मिलता है वो स्पेनिश थे, स्पेन से इनका संबंध हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और सबसे प्रभावशाली कलाकारों में से एक ये कलाकार माना जाता है। ठीक है, याद रखना। और इन्होंने यूरोप में मूर्तिकला और चित्रकला में काफ़ी सारे बदलाव किए थे। तो याद रखना, पाब्लो पिकासो सबसे फेमस थे चित्रकारी के लिए, सबसे फेमस रहे ये चित्रकारी के लिए। स्पेन से संबंधित रखते थे और ये एक चित्रकार थे। ठीक है, पाब्लो पिकासो की पेंटिंग आपने सुनी होंगी, इसकी बहुत महंगी पेंटिंग होती हैं। तो बढ़ते हैं पर्सन नंबर 9 की तरफ। अगर साथियों हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक 5 सेकंड का काम होगा, आप 5 सेकंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे इस तरीके वीडियो लाते रहें। वर्ल्ड हिस्ट्री का हम 3 पार्टों में डिस्कस करेंगे, ये उसका पहला पार्ट है। तो मत पात्रों को सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया, मत पात्रों को सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया, यानी कि मतदान का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ। तो इसका जो सबसे पहले प्रयोग हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है प्राचीन यूनान में। प्राचीन यूनान में हमें जो वोट डालने का जो सबसे पहले प्रक्रिया है वो प्राचीन यूनान में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले जो प्रयोग हमें देखने को मिलता है मतदानों का वो प्राचीन यूनान में देखने को मिलता है। तकरीबन इसका जो 139 ईस्वी के आसपास वहाँ मतदानों का प्रयोग होने लगा था। भारत में जो इसका प्रथम प्रयोग माना जाता है वो 920 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ठीक है, 920 ईस्वी, याद रखना, भारत में 920 ईस्वी के आसपास माना जाता है। प्राचीन यूनान में 139 ईसा पूर्व में इसका हमें जो जिक्र देखने को मिलता है, और अमेरिका में 1629 के आसपास हमें मतदानों का प्रयोग देखने को मिलता है, 1629। तो भारत में इस काफ़ी पहले इससे मतदान प्रक्रिया चालू हो चुकी थी। और बात कर लेते हैं महिलाओं को वोट देने का। सर्वप्रथम जो अधिकार है वो महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो सर्वप्रथम प्राप्त हुआ था वो साथियों न्यूजीलैंड में हुआ था। सबसे पहले महिलाओं को मतदान प्रयोग करने का अधिकार न्यूजीलैंड सरकार ने दिया था। तो बढ़ते हैं पर्सन नंबर 10 की तरफ। गुटनिरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है। गुटनिरपेक्षता जो शब्द है ये हमारे जो इंडिया है, इंडिया की ताकत को भी दर्शाता है। इंडिया की ताकत को गुटनिरपेक्षता बहुत, आप देखेंगे इसके इतिहास को देखोगे तो बहुत कुछ बयां करता है। क्या हुआ था कि शीत युद्ध और जब चल रहा था उस समय नाटो जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, और दूसरी जो यूएसएसआर की संगठन था, अमेरिका अपनी तरफ भारत को खींचना चाहता था और रूस अपनी तरफ। लेकिन भारत ने एक अलग ही अपना रुख अपनाया और जिसे गुटनिरपेक्षता कहा गया।
कि जो दोनों शक्तियाँ थी, रूस और अमेरिका, उनके प्रति, गुटों के प्रति तटस्थ है, मतलब किसी के साथ वो नहीं था, उन्होंने अलग ही दिया। तो अब अलग ही रहा। और गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना हमें देखने को मिलती है वो 1961 में देखने को मिलती है। तो इसमें जो मेन रोल निभाया गुट निरपेक्ष आंदोलन में वो थे नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, नासिर, ठीक है, नासिर, चार थे, जवाहरलाल नेहरू, नासिर, मार्शल टीटो, ठीक है, एक और नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मेरा नाम याद आते ही मैं आपको बता देता हूँ, चलो, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों, वो सही आंसर इसका मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो गुटनिरपेक्षता का जो पहला सम्मेलन हुआ है वो बिलग्रेड में हुआ है। कहाँ हुआ है? बिलग्रेड में 1961 में इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ 1961 में बिलग्रेड में हुआ था। इसमें चार जो प्रधानमंत्री उन्होंने अहम रोल निभाया है। जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नासिर, यूगोस्लाविया के टीटो और एक सुकर्णो, इन चारों ने मेन रोल निभाया है जो गुट निरपेक्षता आंदोलन थी, ठीक है। तो याद रखना, गुट निरपेक्षता आंदोलन। दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातियां भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है? जो दक्षिण अफ्रीका है उसमें जो भेदभाव की, दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातियां भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों, इसका जो सही आंसर होगा उसको बोलते हैं रंग भेद। क्या बोलते हैं? रंग भेद, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका में नेशनल पार्टी की सरकार 1948 में विचार बनाकर काले और गोरों लोगों को अलग अलग निवास करने की व्यवस्था की गई। 1948 में कौन सी पार्टी बनती है? नेशनल पार्टी बनती है। और उन्होंने 1948 में काले और गोरों लोगों के निवास की अलग अलग व्यवस्थाएं की गई। इसे ही रंग भेद नीति कहा गया, ठीक है। इसे ही रंग भेद नीति कहा गया या अपाथीर्ड भी कहा जाता है। मैं एक बार लिख देता हूँ, अपाथीर्ड इसे बोला जाता है, रंग भेद नीति को ही, ठीक है, याद रखना। और इसको 1948 में तो ये शुरू हुई थी और 1994 में इसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। किसके सहयोग से? नेल्सन मंडेला, जिसे अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया 1994 में। रंग भेद नीति जो समाप्त हुई 1994 में और लागू हुई 48 में, नेशनल पार्टी द्वारा इसे लागू किया गया और नेल्सन मंडेला द्वारा इसे ख़त्म किया गया। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12, 49वें समांतर द्वारा किन देशों को पृथक किया गया है? 49वीं जो समांतर रेखा है वो किन दो देशों के बीच की सीमा निर्धारण करती है? तो इसका सही आंसर होगा यूएसए और कनाडा के बीच। अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा निर्धारित की जाती है। और बात कर लेते हैं 38वीं समांतर रेखा, नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच ये सीमा निर्धारण करती है। कौन सी? 38वीं। और 17वीं करती है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच। 38वीं समांतर रेखा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच। और बात कर लेते हैं 24वीं समांतर रेखा। 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करती है। पाकिस्तान इसको सही मानता है लेकिन हमारे अनुसार ये गलत है। तो 24वीं समांतर रेखा अगर पूछ ले तो भारत पाकिस्तान के बीच अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, बट इंडिया का अकॉर्डिंग ये रेखा सही नहीं है, ठीक है, याद रखना। अब बात कर लेते हैं साथियों, इसका तो सही आंसर होगा यूएसए और कनाडा। और अब बात कर लेते हैं भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, ठीक है, और डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच। मैकमोहन भारत और चीन के बीच, मैकमोहन भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा में देखने को मिलती है, ठीक है। और
और जो एक हिंडनबर्ग एक जो रेखा है, ये जर्मनी और पोलैंड के बीच जो सीमा का निर्धारण करती है, और यहीं से जर्मनी सेना प्रथम विश्व युद्ध में लौटी थी। तो याद रखना, हिंडनबर्ग जर्मन और पोलैंड के बीच। तो ठीक है, और एक और मैं आपको बता देता हूँ, मैगीनोट एक रेखा है, मैगीनोट। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ, मैगीनोट। जो मैगीनोट रेखा है, ये निर्धारण करती है फ्रांस और जर्मनी के बीच, मैगीनोट। ठीक है, याद रखना। एक बार मैं दोबारा याद करवा देता हूँ। 49वीं समांतर रेखा कनाडा और अमेरिका के बीच, 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच, 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच, हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच, मैकमोहन भारत और चीन के बीच, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच, डूरेंड पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, और मैगीनोट फ्रांस और जर्मनी के बीच। ठीक है, तो ये सारी रेखाएं, हमने कुछ इंपॉर्टेंट रेखाएं को डिस्कस कर लिया है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। राज सिंहासन पर बैठने वाले सबसे अधिक आयु के ब्रिटिश राजा रानी कौन हैं? तो जो राज सिंहासन पे बैठे थे सबसे लंबी आयु के, ठीक है, तो वो थे क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। ये राज सिंहासन पर बैठी थी, उस समय इसकी आयु 89 थी। तो याद रखना, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड या क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, जब ये राज सिंहासन पर बैठी थी तो इसकी उम्र 89 थी। ठीक है, याद रखना, सबसे उम्र दराज ये ब्रिटिश महारानी रही हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत विश्व की सबसे ऊंची इमारत है? तो सबसे ऊंची इमारत है साथियों, वो दुबई की बुर्ज खलीफा की इमारत है। ठीक है, पहले इसका नाम बुर्ज दुबई था, बाद में इसका नाम बुर्ज खलीफा कर दिया गया, और 2000 तक सबसे ऊंची इमारत थी, लेकिन 2012 में इसे ऊंचाई बढ़ाई गई और इसका नाम बदलकर बुर्ज खलीफा कर दिया गया। ठीक है, 2009 तक इसे बुर्ज दुबई के नाम से जाना जाता था, 2012 के बाद इसे बुर्ज खलीफा के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो ऊंचाई है साथियों 829.8 मीटर है, 829.8 मीटर है, और ये दुबई शहर में है, यूएई के दुबई शहर में। तो बढ़ते हैं, एफिल टावर फ्रांस में, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कुतुब मीनार अपने दिल्ली में। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। ये आह्वान किसने किया प्रकृति को वापस जाओ? ये आह्वान किसने दिया कि प्रकृति को वापस जाओ? तो ये आह्वान करने वाले थे रूसो। कौन थे? रूसो। ठीक है साथियों, रूसो ने बोला था प्रकृति की ओर वापस जाओ। ठीक है, प्रकृति की ओर वापस जाओ। और इनकी रूसो की एक पुस्तक है द रिपब्लिक के नाम से इनकी एक पुस्तक भी है, रिपब्लिक। ठीक है, द रिपब्लिक इनकी एक पुस्तक है। तो याद रखना, रूसो ने बोला था प्रकृति की ओर वापस जाओ। और जो फ्रांस क्रांति हुई है इसके विचारों से प्रभावित थी। जो फ्रांस में क्रांति हुई थी वो इन्हीं के विचारों से प्रभावित थी। रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ? रूसी क्रांति जो का प्रारंभ हुआ था वो सेंट पीटर्सबर्ग शहर से हुआ था। ठीक है, तो याद रखना, रूसी क्रांति की जो शुरुआत है, जो प्रारंभ है, वो सेंट पीटर्सबर्ग शहर से हुआ था। ठीक है, और रूसी क्रांति जो हुई थी वो साथियों 1917 में हुई थी। 1917 में ये क्रांति हमें देखने को मिली है। ठीक है, और जो व्लादिमीर लेनिन थे, व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, वो इस क्रांति के जनक माने जाते हैं। क्या कौन माना जाता है? व्लादिमीर लेनिन, जो रूसी क्रांति 1917 में उसके जनक माने जाते हैं।
सेंट पीटर्सबर्ग का पहला नाम याद रखना पेट्रोग्राद था। पेट्रोग्राद कभी पेट्रोग्राद ही ऑप्शन में आ जाए यार, आप बोलो सर ने तो सेंट पीटर्सबर्ग पढ़ाया था, पेट्रोग्राद आया है, तो याद रखना पेट्रोग्राद था, बाद में इसका नाम बदलकर सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया था। तो याद रखना क्रांति 1917 में लेनिन के द्वारा हुई थी, सेंट पीटर्सबर्ग शहर से हुई थी, 1917 में हुई थी। और जो लेनिन थे ये कम्युनिस्टवादी नेता थे, आधुनिक कम्युनिस्टवादी, मॉडर्न कम्युनिस्टवादी नेता रहे हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? तो 19वीं शताब्दी में जो सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरा था वो उभरा था साथियों ब्रिटेन। कौन? ब्रिटेन जो सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरा था 19वीं शताब्दी। तो उस समय कहा भी जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। उस समय एक कहावत थी कि ब्रिटिश जो साम्राज्य है उसमें सूर्यास्त कभी भी नहीं होता। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18, मार्को पोलो किसके लिए विख्यात थे? किस लिए विख्यात है? मार्को पोलो किस लिए विख्यात थे? तो याद रखना जो मार्को पोलो हुए हैं ये इटली के थे और इन्होंने एक लेखक रहे हैं। इन्होंने भारत की यात्रा की थी। उस समय जो शासक था भारत में तुगलक वंश का जो शासन था, और तुगलक वंश में भी मोहम्मद बिन तुगलक उस समय शासक थे। तो इन्होंने एक उस समय ये भारत आए और इनको तो याद रखना इटली के ये निवासी थे। तो अब बात कर लेते हैं किस लिए विख्यात हैं। तो मार्को पोलो साथियों चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए विख्यात हैं। ठीक है, इनकी पुस्तक बुक ऑफ मार्वल ऑफ द वर्ल्ड में इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है। और ये मंगोल शासक कुबलई खान से मिले थे। अगर भारत की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक और मंगोल शासक कुबलई खान, इनसे भी ये इन्होंने भेंट करी थी, कुबलई खान। तो याद रखना इन्होंने चीन, भारत और एशिया की यात्रा की थी। वह रानी जिसका उपनाम बल्डी मेरी था, जो बल्डी मेरी नाम था वो कौन थी? तो वो साथियों इसका सही आंसर होगा मेरी प्रथम। बल्डी मेरी जिसका उपनाम था मेरी प्रथम का उपनाम बल्डी मेरी था। अब बल्डी मेरी क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि 1 जुलाई 1553 से और 1558 तक इंग्लैंड और आयरलैंड की ये रानी रहती है। और उस समय धार्मिक उत्पीड़नों के कारण उन्हें रक्त पिपासु या ब्लड मेरी के नाम से जाना जाता है। 5 वर्ष के शासनकाल के दौरान इन्होंने 280 से अधिक राजधर्म विरोधियों को जिंदा जला दिया था। ठीक है, और इसीलिए इनको बल्डी मेरी या रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। इसका सही आंसर होगा मेरी प्रथम। बल्डी मेरी प्रथम। नई आर्थिक नीति किसने शुरू की थी? जो नई आर्थिक नीति आई है उसकी शुरुआत किसने की थी? तो नई आर्थिक नीति की शुरुआत करी थी लेनिन ने। वही लेनिन जो रूसी क्रांति के जनक भी माने जाते हैं और मॉडर्न कम्युनिस्ट विचारधारा से संबंधित रखते हैं। इन्होंने नई आर्थिक क्रांति की शुरुआत की थी और साथ ही साथ ये आधुनिक कम्युनिस्ट रूसी के संस्थापक थे। जो मॉडर्न कम्युनिस्ट थे उसके संस्थापक भी थे। ठीक है, याद रखना। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। निम्न में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था? तो कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति था जिसने सुदृढ़ करने के लिए अपने जो कूटनीतिक और जो संबंध है वो सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन की यात्रा की थी? तो चीन की यात्रा करने वाले कौन था? तो वो थे साथियों रिचर्ड निक्सन ऐसे अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने चीन की यात्रा की थी। तो ठीक है, याद रखना। और ये पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने
चीन की 1949 में चीन की स्थापना के उपरांत वहाँ की यात्रा की। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? क्रिस्टोफर जो कोलंबस था वो साथियों कहाँ का था? वो स्पेन का नाविक था, स्पेन का नाविक था। और जो वास्को डी गामा थे वो पुर्तगाल के नाविक थे। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? चीन की मुक्ति के समय जो चीन का कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष था वो कौन था? तो इसका सही आंसर होगा साथियों मुआओ जीडोंग। मुआओ जीडोंग उस समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष था। ठीक है, तो याद रखना चीनी मुक्ति जो संग्राम है वो 1927 से शुरुआत इसकी मानी जाती है। चीनी मुक्ति संग्राम की जो शुरुआत है 1927 से मानी जाती है। मार्क्सवादी भौतिकवादी किसके विचार से आया? मार्क्सवादी और भौतिकवादी किसके विचार से आया? तो इसका सही आंसर होगा साथियों डार्विन के विचार से। यह डार्विन के विचार से निकल कर आया था। भारत आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो इसका सही आंसर हुआ क्लीमेंट इटली। क्लीमेंट इटली उस समय के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जो 1945 से 1951 तक ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना उस समय जो क्लेमेंट इटली थे वो वहाँ के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे हैं। और वाइसराय थे लुईस माउंटबेटन। लुईस माउंटबेटन वहाँ के वाइसराय थे। विंस्टन चर्चिल से मुझे एक नाम याद आता है, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल से एक नाम याद आता है, इन्होंने गांधी को नंगा फ़कीर कहा था, अधनंगा फ़कीर इन्होंने कहा था। तो याद रखना विंस्टन चर्चिल। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई? तो नेपोलियन जो फ्रांस है उनकी अंतिम हार कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा ट्राफलगर की लड़ाई में। वाग्राम की लड़ाई में फ्रांस जीत गया था, पिरामिड की लड़ाई में फ्रांस जीत गया था, ऑस्ट्रेलिटीज़ की लड़ाई में फ्रांस जीत गया, लेकिन ट्राफलगर जो लड़ाई थी उसमें ब्रिटिश की जीत हुई और फ्रांसीसी हार गए थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा? जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ है उसमें जापान किसकी ओर से लड़ा? तो साथियों बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा जो प्रथम युद्ध में जापान लड़ा था वो किसकी ओर से लड़ा था? तो जापान लड़ा था साथियों जर्मनी के ख़िलाफ़ और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के साथ वो लड़ा था। तो जर्मनी के ख़िलाफ़ लड़ा था, जर्मनी और टर्की के ख़िलाफ़ वो लड़ा था, जबकि फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के साथ उन्होंने युद्ध हुआ था। एक तरफ थे रूस, रसिया था, ब्रिटेन था, फ्रांस था और जापान था। दूसरी साइड जर्मनी था। ठीक है, जर्मनी और टर्की थे, तो दूसरी साइड थे। और ये युद्ध जो 1914 से 1919 तक ये युद्ध लड़ा गया। भारत इसमें ब्रिटेन की तरफ से लड़ा था। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित है? जो अमेरिका में स्वतंत्रता है वो किसके सिद्धांतों पर आधारित है? तो सही याद रखना नैसर्गिक अधिकार के ऊपर इसका जो घोषणा सिद्धांत है वो आधारित है। नैसर्गिक सिद्धांत। अमेरिका आज़ादी का घोषणा पत्र थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया। थॉमस जेफरसन के द्वारा ये तैयार किया गया था। जो आज़ादी का घोषणा पत्र था थॉमस जेफरसन के द्वारा तैयार किया गया था। तो याद रखना इसका सही आंसर होगा नैसर्गिक अधिकार।
फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित पंपलेट व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट किसने लिखा? जो फ्रांसीसी क्रांति हुई है 1789 में, 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई है उसमें जो पंपलेट व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट किसने लिखा था? जो व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट जो लिखने वाला था वो अबे सियास थे। अबे सियास ने जो साथियों फ्रांसीसी क्रांति के जो विचारधारक थे, इन्होंने पंपलेट सियास में ये कहा कि फ्रांस का थर्ड स्टेट फ्रांस की सामान्य जनता है। फ्रांस की थर्ड स्टेट उसे फ्रांस की जनता को बताया। जब मार्गरेट थ्रेचर प्रधानमंत्री थे उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा? जब मार्गरेट थ्रेचर जो प्रधानमंत्री थे उस समय के किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा? तो इसका सही आंसर होगा साथियों अर्जेंटीना। अर्जेंटीना से उन्होंने युद्ध लड़ा था। क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ? क्रीमियन युद्ध का समापन साथियों पेरिस समझौते के साथ समाप्त हुआ। क्रीमियन युद्ध का जो अंत है वो 1856 में पेरिस समझौते के साथ समाप्त हुआ। 1856 में पेरिस समझौता हुआ और उसी के साथ ही क्रीमियन युद्ध का अंत हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है? तो इटली का जो एकीकरण है साथियों उसमें मुसोलिनी उससे संबंधित नहीं है। जो मुसोलिनी है ये इटली के एक राजनेता थे जो राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी का नेतृत्व करते थे। वो फासीवाद की दर्शन नींव रखने वालों में से प्रमुख व्यक्ति थे और इन्हें हिटलर का नज़दीकी माना जाता है। और जो इटली के जो एकीकरण से संबंधित है काबूर है, गैरिबाल्डी है और मैजीनी है। गैरिबाल्डी और मैजीनी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जो आतंक का राज था, आतंक का शासन था, उस समय किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका सही आंसर होगा रोबेस्पियर ने सबसे मेन भूमिका उस समय निभाई थी। किसने? रोबेस्पियर ने। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? जो पहली औद्योगिक क्रांति हमें देखने को मिलती है वो ग्रेट ब्रिटेन में हमें देखने को मिलती है। कहाँ साथियों? ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में हमें औद्योगिक क्रांति देखने को मिलती है। भारत के समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? तो याद रखना वास्को डी गामा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की तरफ। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई? कई बार क्वेश्चन आ चुका है। 1917 और फ्रांसीसी 1789। फ्रांसीसी 1789, रूसी 1917। अमेरिका के गांधी के नाम से कौन मशहूर है? अमेरिका के गांधी के नाम से साथियों नेल्सन मंडेला मशहूर हैं। नेल्सन मंडेला को अमेरिका का गांधी कहा जाता है। ठीक है, अमेरिका का गांधी। तो बढ़ते हैं 38 प्रश्न। चीन की ग्रेट वॉल महान दीवार का निर्माण कार्य किसने किया? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, सी होंग ने इसका कार्य, किन सी होंग ने इसका नेतृत्व किया था और वो चीन जो साम्राज्य उससे संबंधित रखते थे। चीन नहीं चीन साम्राज्य से बिलोंग रखते थे। चीन जो वंश था उससे बिलोंग रखते थे। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? यूरोप में जो आलू की पैदावार सबसे पहले किसने शुरू की थी? ये करी थी स्पेनिश ने। किसने? जो स्पेन के निवासी हैं उन्होंने यूरोप में आलू का आगमन नई दुनिया को दिया। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 की तरफ। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये किसने कहा था?
जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये कहा था जॉन लॉक के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक सेकेंड ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, सेकेंड ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट में इसके में बताया, जहाँ कानून नहीं वहाँ शासन नहीं, वहाँ स्वतंत्रता नहीं। धूम्र अवशेष, श्लेष और बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो मिल्पा के नाम से साथियों कहाँ जाना जाता है? ये मेक्सिको और अमेरिका में से मिल्पा के नाम से जाना जाता है, और वियतनाम में इसे रे के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? वे के नाम से वियतनाम में इसे जाना जाता है। तो याद रखना, उत्तरी अमेरिका और सेंट्रल मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। भारत में से बर्न एंड स्लेश कृषि के नाम से जाना जाता है। तो साथियों आज के लिए यहीं तक हम अपने क्वेश्चन रोकते हैं। कल इसकी सेकंड जो पार्ट है वो आने वाला है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो लंबी हो जाएगी, एक पार्ट में हम इसलिए नहीं बनाना चाहते। अगर आपको कोई भी किसी भी रिलेटेड टॉपिक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दें कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में।